एवरीवन, वेलकम टू हब ऑफ नॉलेज। बहुत से बच्चों को आइडिया ही नहीं होता कि वो न्यूजीलैंड में भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स विन कर सकते हैं, चाहे आप पीएचडी में जाना चाह रहे हैं, चाहे आप मास्टर बाय थीसिस करना चाह रहे हैं, इवन अंडर ग्रेजुएट आप करना चाह रहे हैं। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आज बात करूँगी उन स्कॉलरशिप्स की जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। स्टार्टिंग विद नंबर 1, यूसी इंटरनेशनल फर्स्ट ईयर स्कॉलरशिप। ये अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए है और अगर आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है साइंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ साइंसेज, कॉमर्स, फाइनेंस, लिटरेचर, इवन जर्नलिज्म और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड मैनी मोर, अगर आपकी ये सारी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तकरीबन 25 एनुअली ये अवार्ड करते हैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स। इसमें जो आपको अमाउंट मिलती है इट्स नियरली $10,000 to $20,000 विच वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम। जो इसकी डेडलाइन है वो मोस्टली अप्रैल में आती है, बट आपको उससे पहले यूनिवर्सिटी के अपने प्रोग्राम पे अप्लाई करना होता है खुद से, जो कि एप्लीकेशंस ओपन हो जाती हैं अगस्त में, अक्टूबर में या फिर नवंबर में। इनकी ये जो इनटेक्स आती हैं, मेक श्योर कि आप उनमें पहले से अप्लाई करें। उसके बाद आप इसमें स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी डेडलाइन है अप्रैल में। जहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ में पहले अप्लाई करने की बात है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने बेसिकली क्या करना है कि कोर्स ऑफर लेटर लेना है, यानी कि आपने यूनिवर्सिटी में जाना है, अपनी रिक्वायरमेंट्स देखनी है, अगर आप एलिजिबल हैं उसके लिए आप सिंपल अप्लाई कर दें। डेफिनेटली आपको आईएल्स की भी ज़रूरत होगी और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए यू नीड टू हैव एटलीस्ट 6 बैंड्स और इंडिविजुअल मॉड्यूल्स में आपको 5.5 बैंड्स चाहिए होते हैं। आप ये वाली रिक्वायरमेंट पूरी करें, आपका मेरिट अच्छा है, आप अप्लाई कर दें यूनिवर्सिटी के अपने इंटेक के लिए। फिर जब वो आपको कोर्स ऑफर लेटर दे देते हैं तो फिर आप स्कॉलरशिप में एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। नंबर 2, द एशियन डेवलपमेंट बैंक स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप जापानीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इनका जो मेन मोटिव है वो ये है कि जो आपके जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो इकोनॉमिक और सोशल सिचुएशन है उसको इम्प्रूव किया जाए। वैसे तो इसकी बहुत सारी होस्ट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, लेकिन इस साल ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड में प्रोवाइड कर रहे हैं और नियरली 300 एनुअल स्कॉलरशिप्स ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये इतना ह्यूज नंबर है कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ये मास्टर बाय रिसर्च के लिए है। इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं पब्लिक हेल्थ, एनवायरमेंटल साइंसेज, आर्ट्स, डेवलपमेंट स्टडीज़, इंटरनेशनल बिजनेस एंड इंजीनियरिंग। अच्छा, इसमें अप्लाई करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 साल का प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है। प्रोफेशनल, नॉट वॉलंटरी, नॉट अनपेड। आपको एक पेड प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का चाहिए इस स्कॉलरशिप में एलिजिबल होने के लिए। प्लस आपने अगर इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है आपको इसमें भी कोर्स ऑफर लेटर लेना पड़ेगा। यानी कि अगर आप जब आपने इसमें अप्लाई करने का सोच लिया है, अब आप क्या करें, सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड में जाएं, उनकी वेबसाइट पे जाकर अपना जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो मास्टर प्रोग्राम चूज़ करें, उसमें आप अप्लाई कर दें। 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। अगर आपकी एलिजिबिलिटी पूरी है, आईएलटीएस आपने दिया हुआ है, तो फिर वो आपको शॉर्टलिस्ट कर देते हैं, आपको ऑफर लेटर दे देते हैं। उस ऑफर लेटर की बेस पे आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं और इसका रिजल्ट नवंबर में अनाउंस होता है। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, मेक श्योर कि आप उस पर जाएँ और इस स्कॉलरशिप में ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि 300 इन्होंने स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करनी स्टूडेंट्स को एनुअली, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। नंबर 3, यूनिवर्सिटी ऑफ ओटेगो डॉक्टोरल स्कॉलरशिप। जैसा कि नाम बता रहा है, डॉक्टोरल स्कॉलरशिप ये पीएचडी स्टडीज़ के लिए है और इसकी सबसे अच्छी बात कि अगर आप वैसे भी इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं और आप एलिजिबल हैं तो वो आपको ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर कर लेते हैं और एनुअली ये तकरीबन 200 बंदों को स्कॉलरशिप्स देते हैं, 200 स्कॉलरशिप्स एनुअली। तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप पीएचडी स्टडीज़ करना चाह रहे हैं इस यूनिवर्सिटी से। इसमें जो फील्ड्स आ जाती हैं वो हैं आर्ट्स, मेडिसिन, लिटरेचर, साइंस, लॉ एंड कॉमर्स। क्योंकि ये पीएचडी के लिए है तो डेफिनेटली आपको अपना एकेडमिक मेरिट तो शो करना ही है, प्लस आपको अपना रिसर्च पोटेंशियल भी दिखाना है। वो आप किस तरह दिखा सकते हैं? अपनी पब्लिकेशंस के थ्रू रिसर्च पेपर्स निकालें, अच्छे से अच्छे रिसर्च पेपर्स निकालें। इसका मतलब ये नहीं है 10-15 ढेर लगा दें आप, 2 से 3 भी अगर आपके अच्छे रिसर्च पेपर्स हैं तो आपका रिसर्च पोटेंशियल बहुत अच्छा है। एकेडमिक मेरिट पीएचडी स्टडीज़ के लिए मोस्टली 50% एग्रीगेट लिया जाता है या फिर 30%। और अगर आपको लगता है कि आपका जीपी इतना अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रिसर्च पेपर्स निकाल दें, पब्लिकेशंस निकालें। प्लस इसकी कोई डेडलाइन नहीं है, ये आप पूरा साल कभी भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास टाइम है, टाइम लें, 2 से 3 महीने लगाएं, रिसर्च पेपर्स अच्छे से अच्छे निकालें और फिर आप इसमें अप्लाई कर लें।
तो ये जो हम लोग सोचते हैं ना कि हमारा जीपीए अच्छा नहीं था या हमारा ग्रेड इतना अच्छा नहीं है, हम इतने एक्टिव नहीं हैं स्टडीज़ में, तो फिर कोई बात नहीं। अगर आपका जीपीए भी कम है आपके, लेकिन अगर रिसर्च पोटेंशियल अच्छा है, आपने मोटिवेशन लेटर अच्छा लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली आप स्कॉलरशिप में भी कंसिडर होंगे। इसी तरह ये यूनिवर्सिटी मास्टर बाय रिसर्च के लिए भी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है। नियरली 8 स्कॉलरशिप्स एनुअली प्रोवाइड करते हैं उन मास्टर स्टूडेंट्स के लिए जो कि थीसिस बेस्ड मास्टर करना चाह रहे हैं, और उसमें भी तकरीबन यही फील्ड ऑफ स्टडीज़ आ जाती हैं, कॉमर्स, हेल्थ साइंसेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं या आप मास्टर बाय रिसर्च करना चाह रहे हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ ओटेगो इज़ अ गुड ऑप्शन। नंबर 5, न्यूजीलैंड कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप। एज यू कैन सी फ्रॉम द नेम कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, इसमें कॉमनवेल्थ कंट्रीज आ जाते हैं। बहुत लंबी इनकी लिस्ट है और लकीली पाकिस्तान भी इस लिस्ट में मौजूद है। तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप मास्टर करना चाह रहे हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, प्लस अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या सर्टिफिकेट भी करना चाह रहे हैं जो कि 6 महीने या साल का होता है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसकी जो अमाउंट है सेम इसी तरह है, फुली फंडेड है, हर चीज़ कवर करी। इवन आपका वीज़ा लगने से लेकर जो उसके लिए आपको मेडिकल टेस्ट चाहिए होता है वो भी इसमें कवर हो रहा है। एयर फेयर इंक्लूडेड है, लिविंग एक्सपेंसेस, बुक एक्सपेंसेस, हर चीज़ इसमें इंक्लूडेड है, और तकरीबन 560 एनुअली ये प्रोवाइड करते हैं। कितना बड़ा नंबर है। तो आप इसमें भी रिस्क लें, आप इसमें भी अप्लाई करें। जो बच्चे ये कहते हैं ना कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हम शायद एलिजिबल नहीं है, हमारा जीपीए अच्छा नहीं है, हमारे पास रिसर्च पेपर नहीं है, वो अप्लाई नहीं करते। जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे हाउ कैन यू बी सो श्योर कि आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। अगर मैं भी इसी तरह सोचती तो फिर शायद मैं ऑस्ट्रेलिया ना जा पाती एज एन ऑनरी साइंटिस्ट। आप भी अप्लाई करें, कितना टफ कंपटीशन है ऑस्ट्रेलिया के लिए। स्टिल मैंने अप्लाई किया, मेरा कोई बहुत अच्छा जीपीए नहीं था, इट वाज नॉर्मल, 80+ था, 80% से ज़्यादा था। यानी कि अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाह रहे हैं और अगर आपका एग्रीगेट 80% से ज़्यादा है आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट स्टिल अगर कम भी है लेकिन रिसर्च पेपर्स आपके पास हैं, आपके पास उन्हें बताने के लिए एक मोटिवेशन लेटर बहुत अच्छा आपने लिखा हुआ है, तो आप स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर हो जाते हैं। इस स्कॉलरशिप के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, लिंकन यूनिवर्सिटी, मैसी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी एंड मैनी मोर एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट्स आ जाते हैं क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट, फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर, रीन्यूएबल एनर्जी। अच्छा, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ। ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना, ये उन्होंने कंट्री वाइज दिए हुए हैं, और जो मैंने अभी आपको लिस्ट बताई ये पाकिस्तान के लिए हैं। यानी कि अगर आप इन सब्जेक्ट से बिलोंग कर रहे हैं, ये आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आप इसमें अप्लाई कर दें, आपकी ज़रूर सिलेक्शन होगी। वो आपको प्रायोरिटी स्टूडेंट्स में रख देते हैं। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिस तरह पिछली स्कॉलरशिप में मैंने आपको बताया कि आपको एटलीस्ट 1 या 2 साल का प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है, इसमें भी आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ज़रूरी नहीं वो प्रोफेशनल हो, वो अनपेड भी हो सकता है, इवन वो वॉलंटरी भी हो सकता है। तो अगर आपने ऐसे ही 1 साल लगा के किसी इंस्टीट्यूट में या किसी जगह पे इंटर्नशिप किया या काम किया तो आप उसको एज अ वर्क एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं। दूसरी अहम बात, आइल्स। इसके लिए आपको आइल्स एप्लीकेशन के दौरान नहीं चाहिए होता। यानी कि जब आप अप्लाई करें स्कॉलरशिप में उस टाइम पे आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब ये आपको शॉर्टलिस्ट कर देती है स्कॉलरशिप कमेटी, फिर वो आपसे डिमांड करते हैं कि अब आप आइल्स का जाके टेस्ट दें, जो कि नॉर्मली ओवरऑल बैंड्स आपको 6 चाहिए होते हैं और 6.5 चाहिए होते हैं, और जो इंडिविजुअल बैंड्स हैं दे शुड नॉट बी लेस देन 6। जो आपकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इन सब में आपके 6 से कम नहीं होने चाहिए। और ये मोस्टली है पीएचडी के लिए, लेकिन अगर आप जैसे डिप्लोमा और सर्टिफिकेट का मैंने बताया उसमें जाना चाह रहे हैं तो फिर आपको ओवरऑल 6 चाहिए होता है और इंडिविजुअल बैंड्स 5.5 चाहिए होते हैं। एक और ज़रूरी बात, इस स्कॉलरशिप में सबसे पहले आपके मुल्क के अंदर जो इंटरनल मिनिस्ट्री है, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन है, वो आपको नॉमिनेट करता है। तो फिर आपने क्या करना है, आपने HEC से कॉन्टैक्ट करना है, आपने उनसे इंटरनल डेडलाइंस के बारे में पूछना है, क्योंकि डेडलाइंस वेरी करती हैं। नॉर्मली पाकिस्तान में HEC जो डेडलाइंस अनाउंस करता है इट्स मोस्टली इन जनवरी एंड फरवरी। तो फिर आप उनसे कांटेक्ट करें, आप उनसे पूछें कि कब है स्कॉलरशिप, आप यू इंटेंड टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप, तो वो आपको बहुत पोलाइट रिस्पॉन्स देते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये इन स्कॉलरशिप का मकसद, ये जो गवर्नमेंट पब्लिकली प्रोवाइडेड स्कॉलरशिप्स हैं, इनका मेन मकसद ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, उनको इम्प्रूव किया जाए। इसलिए जब आप इस स्कॉलरशिप में अगर फॉर एग्जांपल आपकी सिलेक्शन होगी, सब कुछ हो गया, तो फिर आप बाउंड होते हैं कि आपने वापस अपने मुल्क आना है और एटलीस्ट 2 साल के लिए सर्व करना है। सो यू हैव टू कम बैक एंड सर्व योर कंट्री। दैट्स ऑल फॉर टुडे।
आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा मेरी इस वीडियो से। स्कॉलरशिप्स में अप्लाई ज़रूर करें, चाहे आपका जीपीए कम है, चाहे आपका जीपीए बहुत आपको लग रहा है कि इतना अच्छा नहीं है, आपके पास आईएलटीएस नहीं है अच्छा, आपने जो है रिसर्च पेपर्स नहीं इतने निकाले हुए, आप करें, अप्लाई करें, इन चीज़ों पे इम्प्रूव करें, इन चीज़ों पे वर्क करें। आपके पास 2 से 3 महीने हैं अभी भी। इन जितनी मैंने आपको स्कॉलरशिप्स बताई हैं, इनके इनटेक्स जो यूनिवर्सिटी के इनटेक्स हैं, दे विल स्टार्ट इन अगस्त, इन अक्टूबर एंड इन नवंबर। तो अभी भी अगस्त आने में 3 से 4 महीने हैं आपके पास। प्रिपरेशन करें, आईएलटीएस की ऑनलाइन बैठ के तैयारी करें, खुद से तैयारी करें, रिसर्च पेपर्स पे वर्कआउट करें। इन सब चीज़ों पे आप काम करेंगे ना तो आपका ऑलरेडी जो सीवी है वो बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। और एक स्कॉलरशिप विनिंग एप्लीकेंट के यही तो सीवी होता है। इवन अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब जब मुझे स्कॉलरशिप्स मिली हैं, मेरी सीवी में क्या था कि मेरा जीपीए 80% से ज़्यादा था, मेरे पास एटलीस्ट 2 पब्लिकेशंस थी, इसके अलावा मेरे पास कुछ वॉलंटरी वर्क का एक्सपीरियंस था। कुछ इसमें मैंने अनोखा काम नहीं किया, जो वही किया जो हर बच्चा कर सकता है। तो आप भी इसमें ज़रूर इन चीज़ों पे वर्कआउट करें और स्कॉलरशिप से अप्लाई करें। इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में मज़ीद कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताती रहूँगी जो हर स्कॉलरशिप की बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। तो स्टे ट्यून्ड। इसके अलावा आपको अगर कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मेंशन कर दें। आई ट्राई टू आंसर इन अपकमिंग वीडियोज़। अंटिल देन, सी यू, बाय।